Hello everyone. Welcome to OTS, One Topic Series of Way to Pinnacle. मेरा नाम CA नितिन गुप्ता, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final and Faculty of Law for CA Inter. दोस्तों आज के इस OTS वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहे सीए इंटर में हो या फाइनल में, दोनों ही लेवल पर इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की रेंज अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो एमसीक्यू हो सकती है, करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकती है, एक 4 से 5 नंबर का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है। बट फाइनल लेवल की बात करते हैं तो एमसीक्यू या डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का बच्चे यहां पर आ सकता है। और आज का हमारा टॉपिक जैसा स्क्रीन को देखकर आपको आइडिया हो गया है, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज्ड एज सब्सटैंटिव टेस्ट। सब्सटैंटिव टेस्ट का मतलब है सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा मैं आपसे हर वीडियो में करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, प्लीज चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर करिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस टाइमली मैनर में आप एक्सेस कर पाएं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बिकॉज कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आपका कम टाइम में इफेक्टिव मैनर में यहां पे रिवाइज हो जाता है। चलिए तो टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने ऑडिट में ये टर्म को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ तो होगा। चलिए समझने का अटेम्प्ट करते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है। इट इज इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी इसके जरिए, इस प्रोसीजर के जरिए मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर रहा हूं। कैसे? थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। किसके बीच में? चाहे फाइनेंशियल डेटा की फाइनेंशियल डेटा के साथ या फाइनेंशियल डेटा की किसी नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ, यानी बेसिकली डेटा के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करके मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करता हूं। इसे कहा जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर और इसको डिफाइन किया गया है एसए 520 के अंदर की। इस टर्म का मीनिंग क्या है? तो इट इज इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। किसके बीच में? डेटा के बीच में। डेटा चाहे आपका फाइनेंशियल है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल है। और इसमें आती है कंसिडरेशन लाइक कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूं या रिलेशनशिप की आप यहां पर स्टडी कर लेते हो। अब बात ये आती है जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो तो आप जब ऐसे 315 के अंदर अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, उसमें एक एक्टिविटी ये भी आती है एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके जरिए आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो एंटिटी की और एंटिटी के एनवायरनमेंट की। और ऑडिट के अंदर बच्चे आपको एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिवली भी करने होते हैं। वो डील करता है एसए 330। तो बच्चे प्लीज बात ध्यान से आप सुनना, बिकॉज ये चीजें शायद बच्चों को इतना ज्यादा क्लियर नहीं होती। 315 के अंदर भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं और 330 भी एनालिटिकल प्रोसीजर की बच्चे बात करता है। लेकिन 315 में एनालिटिकल प्रोसीजर को आप परफॉर्म करते हो एज आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और वहां पे हमारा आज का टॉपिक डील नहीं कर रहा, बिकॉज हमारा टॉपिक कहां पे डील कर रहा है आज का? जब मुझे ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं सब्सटैंटिवली, और तब इन्हें कहा जाता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। कई बार बच्चों की क्वेरी मेरे पास आती है कि सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है? तब मैं बताता हूं उनको कि बच्चे एनालिटिकल प्रोसेस को आप एज आरएपी भी कर लेते हो रिस्क को असेस करने के लिए 315 के अंदर, और उनको आप सब्सटैंटिवली भी कर लेते हो 330 के अंदर। और जो एस ए 520 की एप्लीकेशन है, ये एस ए 315 वाले एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर नहीं आती। एस ए 520 की एप्लीकेशन तभी आती है जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चे सब्सटैंटिवली करते हो एस ए 330 के अकॉर्डिंग। लेकिन 330 ने ये तो बता दिया कि ठीक है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आपके सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट तो है, लेकिन इस टेक्निक को आपको कैसे डिजाइन करना है, कैसे परफॉर्म करना है, इन बातों में एस ए 330 डील नहीं करता। इन बातों को डील करता है एस ए 520। तो बच्चे अगर आपने देखो ऑडिट को ध्यान से पढ़ा है तो शायद जो मैंने बातें बोली हैं या आप यहां पर कैच कर पाए होंगे। इनकेस अगर आपने ऑडिट को ध्यान से नहीं पढ़ा तो शायद मेरी जो मैंने अभी जो बात बोली है इस पे शायद आपकी ग्रिप इतनी अच्छी तरह से निकल के ना आई हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं,
बिकॉज बेटा ये रिविजनरी वीडियो है, मैं ज्यादा डेप्थ में यहां पर नहीं जा सकता। तो एनालिटिकल प्रोसीजर आपके 315 में भी होते हैं और 330 में भी होते हैं। 330 में होते हैं एज ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वहां पर सब्सटैंटिवली नहीं होते। 315 वाले पार्ट पर एसए 520 एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जब आप 330 के अंदर डिजाइन करते हो, परफॉर्म करते हो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो उसका पहला जो पड़ाव आता है वो आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और ये कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, इन वाली बातों को 330 में नहीं बताया गया। ये बातें कवर करता है एसए 520। तो अब हम समझते हैं एसए 520 के अंदर कैसे बताया गया है कि कैसे आप एज ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिवली आप डिजाइन करते हो, कैसे आप इसको परफॉर्म करते हो। और यहां पे आपका आंसर जो होगा बच्चे 4 पॉइंट का होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है तो आपको इसका पीछे से एक बैकग्राउंड देना है, फिर आपको बताना है कि ऑडिट के अंदर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म होते हैं 315 में, और ये सब्सटैंटिवली भी होते हैं 330 में। जब ये सब्सटैंटिवली होते हैं 330 में, तब एसए 520 एप्लीकेबल होता है। और वो बता रहा है कि ऑडिटर कैसे इन्हें सब्सटैंटिवली डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है। 4 स्टेप की बच्चे में बात करूंगा। अब प्लीज एक एक स्टेप पे आप अपना फोकस ध्यान से करना। स्टेप नंबर 1 ये कहता है, ऑडिटर आप ये देखिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस आइटम को आप चेक कर रहे हो, बिकॉज ओपिनियन तो होती है आपके स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन आप एग्जामिन क्या करते हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप एग्जामिन करते हो। इंफॉर्मेशन का मतलब एनी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस आइटम को आप चेक कर रहे हो, जिस इंफॉर्मेशन को आप चेक कर रहे हो, उसमें देखिए जो उसकी एसर्शन आ रही हैं, उसकी एसर्शन पर आप किस किस तरीके के सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड इन दैट असर्शन। सर बात समझ में नहीं आई। आपको ओपिनियन देनी है स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने के लिए आपको एग्जामिन क्या करना होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे भी आप क्या एग्जामिन करते हो, उसकी एसर्शंस को आप एग्जामिन करते हो। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इसमें क्या एसर्शंस आती हैं, इसमें आती है अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। तो बेसिकली जब मैं किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को चेक कर रहा हूं, तो मैं वहां पे उसकी किसी ना किसी एसर्शन पे काम करूंगा। इन सारी असर्शंस पे मैं ऑब्टेन करता हूं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उनके बेसिस पर मैं आइटम पर कंक्लूड करता हूं। तो ऑडिटर आप ये देखिए कि जिस भी असर्शन को आप चेक कर रहे हो, उसमें पहले आप डिटरमाइन करिए किस किस तरीके के एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो। और ध्यान रखेंगे आप किस चीज का, उस असर्शन के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने कितना आइडेंटिफाई किया है एसए 315 के अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर आइटम की असर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चे वहां पर परफॉर्म करना चाहूंगा। और अगर आइटम की असर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डिग्री आपने कम आइडेंटिफाई करी है, तब उस केस में शायद आप वहां पर कम एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन करके आप परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले ऑडिटर शैल डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर of the relevant assertion of the item which is subject to examination, taking into consideration the risk of material misstatement therein। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने ये देख लिया मुझे कौन कौन से सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन करने हैं, परफॉर्म करने हैं। लेकिन इन्हें परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए डेटा। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप बच्चे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन करके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1 में मैंने डेटा की बात ही नहीं करी। मैंने बस यहां पर यह देखा किसी भी आइटम की किसी भी असर्शन पर आप कौन कौन से सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे डेटा पे काम करना है। मुझे इवेल्युएट करना है डेटा की रिलायबिलिटी को। बिकॉज अगर डेटा आपके पास जो आया है वो डेटा ही गलत हुआ, तो एनालिटिकल प्रोसीजर का रिजल्ट भी क्या होगा, गलत होगा। और इस रिजल्ट के बेस पर जो भी चीजें आप अपने जजमेंट में लेके आते हो, वो सारे जजमेंट क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। तो डेटा पर काम करने से पहले डेटा की रिलायबिलिटी को इवेल्युएट करना होगा। सर डेटा की रिलायबिलिटी को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? देखिए डेटा एक एप्रोप्रिएट सोर्स से आया है या नहीं आया।
डेटा की प्रिपरेशन में इंटरनल कंट्रोल आपके किस तरीके के लगे हुए हैं, डेटा किस नेचर का है, उसकी रेलिवेंसी क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना है किसी भी डेटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करने के लिए। बेसिकली किसी भी डेटा की रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले तीन फैक्टर होते हैं, नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये तो मैं बोल रहा हूं कि पहले आप डेटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट कर लो, बिकॉज डेटा गलत हुआ तो एनालिटिकल प्रोसीजर का रिजल्ट गलत हो जाएगा। उसका रिजल्ट गलत हो गया तो उस रिजल्ट के बेस पर जो भी आप जजमेंट लेंगे वो सारे जजमेंट गलत हो जाएंगे। तो प्लीज अच्छा रहेगा कि डेटा की रिलायबिलिटी को आप पहले इवैल्यूएट कर लीजिए। तो दो स्टेप मेरे पूरे हुए। पहले स्टेप में मैंने ये देखा कि किसी भी जो आइटम को आप चेक कर रहे हो उसकी असर्शन में आप किस किस तरीके के सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर असर्शन। उसके बाद ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो डेटा की रिलायबिलिटी को आपको इवैल्यूएट करना है। चलिए, डेटा की रिलायबिलिटी को सर मैंने इवैल्यूएट कर लिया, अब क्या करूंगा ऑडिटर? अब आप ये देखिए कि आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करिए कि करंट ईयर में कोई भी अमाउंट या रेशो फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितना होना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप करिए। जैसे एक एग्जांपल में सेट करते हैं, मैं चेक कर रहा हूं सपोज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये आइटम ऐसा है जो एक ट्रेंड में मूव कर जाता है, इसमें इतना ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने पिछले 5 साल के डेटा कॉल किए, तो मैंने इस पर यह डिसाइड करा कि ठीक है मैं यहां पर कंपैरिजन कर लेता हूं पिछले 4-5 फाइनेंशियल ईयर के डेटा का कंपैरिजन। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हुआ कि मैं प्रायर पीरियड के 4 या 5 साल के मैं वो अमाउंट के साथ कंपेयर करूंगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 में आ गया, मुझे करना है यहां पर कंपैरिजन। बट इसके लिए आपको डेटा चाहिए। मैंने डेटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट कर लिया और मैं एक एप्रोप्रिएट सोर्स से डेटा लेके आया। मैं अकाउंटेंट से उनका ऑडिटेड डेटा लेके आया हूं। तो एप्रोप्रिएट सोर्स से आपके पास डेटा आया, ठीक है, तो डेटा मेरे लिए रिलायबल है। अब मैं काम करना शुरू करता हूं और मैंने देखा कि पहले ये खर्चा कभी 20,000 का था, उसके बाद 25,000 का हो गया, फिर 32,000 का हुआ था, फिर ये 45,000 रुपए का हुआ, फिर ये 50,000 रुपए का हुआ। तो ठीक है, 20, 25, 32, 45, 50। अब बताइए करंट ईयर में कितना होना चाहिए? क्या आप एक अमाउंट अपनी ओर से एक्सपेक्ट कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं कि ये खर्चा करंट फाइनेंशियल ईयर में नियर अबाउट 60,000 का होना चाहिए। ये मेरा स्टेप नंबर 3 है कि ऑडिटर डेवलप करिए आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन कि कोई भी अमाउंट या रेशो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दिया है आपको अमाउंट का, ऐसा ही एक एग्जांपल रेशो के ऊपर भी हो सकता है। जस्ट लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का आप उठा लीजिए, एक ट्रेंड में ही मूव करता है। पिछले 4-5 साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिखाई दे रहा था 4%, 5%, 6%, 5%, 4%। तो क्या आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन कि ये रेशो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए डेवलप कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं कि नियर अबाउट 5 और 6% होना चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होना चाहिए बच्चे, वो आप खुद समझ जाइए। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन डेवलप कर ली है कि कोई भी अमाउंट या कोई भी रेशो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? जो आपने एक्सपेक्ट किया है कि कोई भी अमाउंट या रेशो करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना होना चाहिए, उस अब एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल रेशो जो आ रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसके साथ आप कंपेयर करेंगे और डिटरमाइन करेंगे क्या किसी भी तरीके का फर्दर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। सर ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो बच्चे, अगर ज्यादा ही फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपके एक्सपेक्टेशन में और एक्चुअल में देखने को मिल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रिंटिंग स्टेशनरी नियर अबाउट 60,000 की होनी चाहिए, बट वो मुझे मिल रही है 1 लाख की। तो क्या हुआ, एक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आपने देखा क्या? सर देखा। तो क्या इस जगह पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट इंक्वायरी, ये जो भी कोई ऑडिट प्रोसीजर आपको सही लगे करना चाहेंगे या नहीं? करेंगे, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन 60,000 की थी, एक्चुअल 1 लाख का है। तो इस जगह पर कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की डिग्री हाई हो जाती है। तो इस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चे सब्सटैंटिवली डिजाइन करके परफॉर्म किए जाते हैं। 4 पॉइंट में आप इसका आंसर लिख के आएंगे। सबसे पहले ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस आइटम को आप चेक कर रहे हो, उस आइटम की किसी भी असर्शन में आप कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, पहले आप वो डिटरमाइन करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का ध्यान रखते हुए।
उसके बाद डेटा की रिलायबिलिटी को आप इवेलुएट कर लीजिए। फिर आप अपनी एक एक्सपेक्टेशन कि करंट ईयर में कोई भी अमाउंट या रेशियो कितना होना चाहिए वो डेवलप करिए, और फिर उसको आप फाइनली एक्चुअल के साथ कंपेयर कर लीजिए। कुछ भी अनयूजुअल टाइप का दिखाई देता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट इंक्वायरी या जैसा भी आपको सही लगे वैसे प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बच्चे वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करना अगर आपको पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि मैं ओटीएस में शामिल करूं तो प्लीज बच्चे उसे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, कीप शाइनिंग। बाय बाय।